गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे के सारे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार से होंगे। ठीक है। तो कल जहां क्लास हमने छोड़ा था, आज वहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और बाकी की सारी चीजें आज मैंने वादा किया था कि मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। तो लगभग लगभग हर सेट के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा आज। ठीक है। तो स्टार्ट करें। चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से बताओ, वॉइस कैसी आ रही है आपको मेरी। फिर आगे चल के शुरुआत करते हैं क्लास की। जल्दी से बताओ। चलिए बच्चों, तो कल हम पढ़ रहे थे कि माइक्रो टीचिंग्स को शोज करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए कितना समय मिलता है। ठीक है। तो टीचिंग के लिए 5 मिनट, एलन साहब के अनुसार 6 मिनट, एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है। वहीं वहीं फीडबैक में मिलता है 10 मिनट, एलन के हिसाब से 6 मिनट, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो ये 6 और 10 और 6 लिखा हुआ है, तो आपको पता चलना चाहिए कि किसके हिसाब से। वहीं पर बात आ जाती है, 15 मिनट मिलती है रीप्लानिंग की। ठीक है। आप घर से प्लान बना के लेके आए, आपने पढ़ाया, आपको फीडबैक दिया, फिर आपने रीप्लानिंग की। ठीक है। दोबारा तैयारी करी। ठीक है। तो उसके लिए कितनी मिनट मिलती है आपको? 15 मिनट मिलती है। किन के हिसाब से? एलन के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से कितनी मिलती है? 20 मिनट मिलती। ठीक है। 20 मिनट नहीं मिलती बच्चों, 12 मिनट मिलती है। कितनी? 12। इसको करेक्ट कर लीजिए, 12 मिनट मिलती। ठीक है। फिर अगेन वही, 6 एनसीईआरटी, 5 एलन। 6 एनसीईआरटी और 10 एलन। तो टोटल 36 मिनट होगी। कितनी? एनसीईआरटी के हिसाब से। और 45 मिनट्स होगी एलन के हिसाब। ठीक है, नो डाउट। ठीक। नहीं बच्चे, चलिए रख दीजिए। ठीक है। तो आगे चले। जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है। तो इस सर्कल में किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लीजिए। नहीं बच्चे। प्रिया, वॉइस थोड़ा मेरे को कफ एंड कोल्ड है, सो दैट्स वाई ऐसा हो रखा है। बिल्कुल सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूं मैं। नहीं बच्चे। एलन साहब, डेविड एलन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, सबसे पहले माइक्रो टीचिंग्स के बारे में उन्होंने बताया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं ली तो जाके आप उसको देखिएगा बच्चों। ठीक है। और एनसीईआरटी ने बताया है 36 मिनट। ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, पर आप करने तो दें। पता है आज का समय कैसा हो चुका है। अ, हम लोग रील्स देख देख के और ये सारी चीज, मतलब शॉर्ट मूवीज देख देख के, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुकी है बच्चों।
ठीक है, वो पहले कुछ आता नहीं है, वो उनकी सवाल जवाब पहले आने शुरू हो जाते हैं, है ना। बच्चों पहले पढ़ तो लो, उसके बाद आप लोगों को 5-10 मिनट पूरी दूंगा, आपके जो सवाल जवाब हो ना। देखिए, अगर टॉपिक में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज पीडीएफ, सिलेबस, कितनी क्लासेस, कौन सी क्लासेस और ये सारी चीजें आप मुझसे क्लास के लास्ट में पूछा करिए। उसमें आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करोगे तो मुझे डिस्टरबेंस होगी, मैं उसका जवाब दूंगा तो फिर वो टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, तो समझा करिए इस बात को। हाँ, अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज हो तो मुझे बताना, ठीक है। रीटीचिंग में टाइम कंफ्यूजिंग है, क्या कंफ्यूजिंग है? भैया, 15 मिनट रीटीचिंग में मिलती है, किस रीप्लानिंग है ये? अच्छा, ये वाला क्या कन्फ्यूजन है? सेम ही है, या टीचिंग में 5 और 5-6 उधर भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, सिमिलर ही तो है। 5 और 6 मिनट, 5 और 6 मिनट। ठीक है, बिल्कुल अनुराधा। ठीक है, चलिए। तो मैंने कल आपको कुछ 14 कोर टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में इनके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली स्किल्स, ठीक है, जिनको हम कोर टीचिंग स्किल्स बोलते हैं। सबसे पहली स्किल आती है बच्चों, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल होता है बच्चों कि एक टीचर किस तरीके से अपनी क्लास को मैनेज करता है। ठीक है, कैसे उसके बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है, कैसे उसके बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, कैसी वो इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो जो कि उसकी क्लास मैनेजमेंट स्टाइल है वो सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी क्लास को हैंडल करता है। तो सबसे पहले टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर को क्या सिखाया जाता है? क्लास मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, इससे किसी को डाउट हो कि क्लास मैनेजमेंट क्या होता है तो जल्दी बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। 39 कैसे हो जाएंगे बच्चों? लो, 6 6 12 और 12 कितने हो गए? 24। 30 और 6 36। कहां से निकाल लाते हो 3 नंबर और एक्स्ट्रा? चलिए जल्दी बताइए, इसमें किसी को डाउट, फिर आगे चलते हैं। कमाल करते हो आप भी। ठीक है, हाँ, डाउट मत बताओ। डाउट जो भी हो जल्दी से लिख दिया करो, ये मत बोला करो कि सर डाउट है, लिख दो, बता दो डाउट क्या है। क्या है ईश्वर जी, अपना डाउट बताइए। सिंपल सा है, टीचर किस तरीके से अपनी क्लास को मैनेज करेगा। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल में होता है टीचर अपनी क्लास को किस तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर इस पे बात करें तो पूरा एक टॉपिक है क्लास मैनेजमेंट स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेजे फेयर स्टाइल, और आपका इंटेलिजेंट स्टाइल। ठीक है, तो वो तो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्लास को मैनेज करता है एक टीचर। ठीक है, कोई नहीं बच्चे, मैनेजमेंट यही होता है कि आप की क्लास में कैसे बच्चे बैठ रहे हैं, कैसी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अगला है इंट्रोडक्टरी स्किल, यानी कि प्रस्तावन कौशल। ठीक है बच्चों, प्रस्तावन कौशल से मतलब यही है, देखिए यहां पर एक शब्द होगा प्रस्तावन ना,
ठीक है, या इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो बच्चों को भी जब भी आप कोई नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करें, ठीक है बच्चों, कोई भी नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करें और ठीक है, तो आप बच्चे के जो पूर्व ज्ञान होता है ना, पूर्व ज्ञान का मतलब जो उसने पहले प्रीवियसली पढ़ा हो, उससे जोड़कर उस नए ज्ञान को सिखाएं। ठीक है, अब इस चीज में किसी को डाउट हो तो पूछो। देखिए, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चों को ABCD आ गई है। ठीक है, वो ए को ए बोलना सीख गए हैं, बी को बी बोलना सीख गए, सारी चीज आ गई है। ठीक है, अब आपको सिखाना है BAT बैट। ठीक है, पहले आप ये देखोगे ना कि बच्चों को ABCD आई है या नहीं है। ठीक है, अब आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता है। ठीक है, कि बच्चों को ABCD आ गई है, पर अभी हिंदी के क्या क्या नहीं क्या गए नहीं आए हैं। तो पहले अगर आप उनको नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करोगे तो ABCD से इंट्रोड्यूस कर दोगे, ताकि वो अपने पूर्व ज्ञान जो उन्होंने ABCD सीख लिया था उससे रिलेट करके उसको पढ़ सके। ठीक है, तो आप उनको BAT बैट सिखाना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि पहले उन्हें ABCD आ गया था। ठीक है, कोई डाउट तो जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए। सो इंट्रोडक्टरी स्किल, जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेट करके हम नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये आनी बहुत जरूरी है टीचर को। तीसरी चीज होती है बच्चे, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। ठीक है, आपने देखा होगा टीचर यूजुअली क्लास में वॉक करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशन करते रहते हैं। ठीक है, और साइलेंटली बहुत सारी चीजें कर जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स होती है टीचर्स के अंदर। ये होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वॉक करना, एक्सप्रेशन से पढ़ाना, हाव भाव दिखाना बच्चों को, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट? ठीक है, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स हो गई हमारी। फिर आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन स्किल्स होती है while you are teaching anything anybody anywhere। ठीक है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर वीक है ना बच्चों, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता टीचर। ठीक है, टीचर कभी भी अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। देखिए, मुझे अगर किसी चीज की नॉलेज है, ठीक है, और मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो मैं किस तरीके से उस चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और बच्चों अगर मैं जिस भी चीज के बारे में आपको बताता हूं ना, तो अपने वर्ड से खुद भी, ठीक है, एग्जाम्पल क्रिएट करके सोच करके मुझे कमेंट करिए करिए। अच्छी बात होगी, जो बच्चा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया करेगा ना, उसका मैं नाम जरूर लूंगा। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी होता है जब भी हम टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, नॉलेज नो डाउट आप सब में भी होगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो नॉलेज है, तभी तो पहुंचे हैं। बट उस नॉलेज को किस तरीके से आप अपने साथियों के, अपने बच्चों के साथ बांटते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, है ना, सिंगल वे नहीं होना चाहिए। अब मैं बोले जा रहा हूं और मैं आप लोगों से आपका फीडबैक ले ही नहीं रहा हूं, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप लोगों को की क्या नीड है? समझे? तो और किस समय पर रुकना है,
कितना रुकना है, ठीक है। और आपको मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, ठीक है। जिस लैंग्वेज में बच्चा ज्यादा सीख सके उस लैंग्वेज में उसको बताना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर आता है आपका एक्सप्लेनेटरी स्किल्स। साइंस के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यानी कि व्याख्यान करना, चीजों को खोल खोल को के एक्सप्लेन करके पढ़ाना, साइंस और मैथ्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना आना चाहिए टीचर को, ठीक है। फुल प्रोसेस बताना आना चाहिए, ठीक है। डीप प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। रूट टू टॉप होना चाहिए, ठीक है। ये शब्द मैं जो बोल रहा हूं ना, ये लिख ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप साथ में एक नोट बुक हमेशा रखिए। अगर साथ के साथ आप चीजें लिखते जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक। आप लिखते ही आपको वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी स्किल्स होनी चाहिए। जल्दी जल्दी करते हैं, आज बहुत सारी चीजें कराऊंगा मैं आप लोगों को, मजा आएगा, ठीक है। इंटरेक्शन स्किल्स, ठीक है। यानी कि किस तरीके से वार्ता कर रहे हो आप बच्चे के साथ, है ना, उस समय कैसा एक्सप्रेशन है। अब मैं आपसे मान लो सवाल ले रहा हूँ और मैं गंदे से एक्सप्रेशन से आपको देख रहा हूँ, तो बच्चा क्या करेगा, झिझकेगा ना, ठीक है। बच्चा एक बार क्या सोचेगा कि हाँ यार सर थोड़ा गुस्से में देख रहे हैं, थोड़ा ढंग की चीज पूछ। और वहीं एक नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा मेरा, तो आप अपनी सवाल मुझसे खुल से पूछ सकते हो। तो इंटरेक्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक, चाहे दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का दोनों का ही एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब हम बात करते हैं इंटरेक्शंस की, ठीक है। तो इंटरेक्शन स्किल्स, और इसके अंदर किसने दी थी, एन ए फेल्दर ने। ब्लैक बोर्ड स्किल्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी, ठीक। इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। चलिए बता देते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर कैसे आप राइटिंग लिखते हो, कितना बड़ा या छोटा लिखते हो ताकि सबको विजुअल हो, तो ये सारी चीज। स्किल ऑफ टीचिंग एड, ठीक है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था कि कैसे टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, और हम एक नॉर्मल क्लास में बैठे हैं। मुझे बच्चों को एक वीडियो दिखानी है, और वीडियो से बच्चे बड़े अच्छे तरीके से सीख सकें, और मुझे ये बोर्ड चलाना ही नहीं आता, मुझे ये टीचिंग एड चलानी ही नहीं आती, तो क्या फायदा, है ना। तो सारी स्किल्स होनी चाहिए टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करने की। स्किल ऑफ रॉबरिंग क्वेश्चन, ठीक है, खोजपूर्ण प्रश्नों के कौशल, जी हाँ, किस तरीके के आप क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हो, ठीक है। ठीक है, रॉबरिंग क्वेश्चन, तो किस किस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसके आसपास के प्रश्न बच्चे खोजे, ठीक है। अगला है स्किल ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग। ऐसे चीजें बताओ बच्चों को, या ऐसी चीजें पूछो जिनसे उनकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी बढ़े, ठीक है। सर एक बार रिमाइंड करवा, बच्चे आप है ना वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर काफी टाइम समय खराब होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। यूज ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, जब भी पढ़ाए उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाए, एग्जाम्पल देके पढ़ाए, ठीक है। मूल्यांकन कौशल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कैसे आप अपने बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हर पक्ष होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और एक इक्वालिटी होनी चाहिए जब भी आप बच्चों को मूल्यांकित करें। अगला है स्किल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि हूं, ये बताइए कि स्किल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। चलिए, बहुत देर होगी, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं था, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। बस संदीप जी, एक बार जल्दी से बताओ। चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, जिसके लॉट्स ऑफ आंसर हो। स्किल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत इजी है। शिव, ओम, आयांश, आप देखिए, जब पूछता हूं ना तो पता चलता है, इसमें बच्चों का ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगे। क्रिएटिव डाइवर्जन क्वेश्चन, ओके। बिल्कुल, यानी कि एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर आप दे सके, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। तो वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन और डाइवर्जन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है स्किल ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है। बच्चे, ये ऐसी स्किल्स होती हैं जो हर एक टीचर में होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका एक रीजन होता है। जैसे कि मान लो मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, और पीछे बैठे बच्चे कुछ मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्लास बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी स्मूथ चल रही है, ठीक है, बाकी सारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, और पीछे बैठे बच्चे, चार पांच बच्चे बड़ी आराम से अपने गुफ्तगू कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी साइलेंस स्किल होनी चाहिए कि मैं बिना पूरी क्लास को रोके उन बच्चों को आंखें दिखा के डरा दूं कि बच्चों रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी खाल उतरने वाली। मतलब मतलब वैसे बता रहा हूं मैं कि रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा, टीचर ऐसे ही आंखों से डरा देता है बच्चों को, ठीक है। तो वो जो स्किल्स होती हैं वो आती है आपकी नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, कि जहां पर टीचर को बोलने की जरूरत नहीं होती और वो बच्चों को वो चीजें बता देता है, ठीक है। तो ऐसी स्किल्स होना जरूरी है ना। अगर वहीं मैं उनको स्पेशली क्लास में उठाऊंगा, बोलूंगा, तो क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक। तो इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। चले, चलिए इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1963? कौन से विश्वविद्यालय में 1963 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा? चलिए, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन, बट फेशियल एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं बट्टे, फेशियल एक्सप्रेशन तो दिखाते हैं, बट उनको बोला स्किल ही वही बोला जाता है कि साइलेंस एंड नॉन वर्बल स्किल्स, ठीक है। बिल्कुल।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इजी क्वेश्चन है क्योंकि अभी पढ़ा है। मेथड यूज टू ऑर्गेनाइज क्लास रूम एक्टिविटी एंड इंस्ट्रक्शन क्रिएट अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आर नोन एज। जी हाँ, प्रश्न प्रशंसा और उत्पादी अधिगम वातावरण बनाकर कक्षा गतिविधियां और शिक्षा देने की प्रणाली का उपयोग होता है। किसमें? कोऑपरेटिव लर्निंग, लेसन प्लानिंग, क्लास मैनेजमेंट या फिर मेथड ऑफ टीचिंग? जल्दी से बताइए। मेथड यूज टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन क्रिएट अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लर्निंग। इस बहुत बढ़िया। सबसे पहला वंशज, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सो क्लास मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, हाँ धनंजय अपना क्वेश्चन लिख दो बच्चों। सेकेंड का ए कोऑपरेटिव लर्निंग, वो पूछ रहा है बच्चे मैथड यूज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम एक्टिविटी। आप शब्द को समझिएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा मेथड होता है जो क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटी हो, ठीक है, जैसे कि क्लासरूम एक्टिविटी एंड इंस्ट्रक्शन क्रिएटिंग अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आर नोन एज कोऑपरेटिव लर्निंग बोलेंगे, लेसन प्लान बोलेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग बोलेंगे या क्लास मैनेजमेंट बोलेंगे? जी हाँ, क्लास मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगला, टीचर कैन एलिमिनेट मच रूटीन क्लास मिसबिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द लेसन। जी हाँ, अपने पाठ के गतिक्रम को भंग ना करते हुए एक टीचर अपनी क्लास के मोमेंटम को किस तरीके से सुचारू रूप से चालू रख सकता है बच्चों? पहला, बाय सेटिंग अप अ टोकन इकोनॉमिकल वेयर बाय अ स्टूडेंट आर रिवॉर्डेड फॉर स्टेइंग ऑन टास्क। एक अल्प अर्थव्यवस्था आभारी करके नियत कार्य में रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार करके, या फिर बाय द यूजिंग ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज टू स्टूडेंट, या बाय आइसोलेटिंग पोटेंशियल ट्रबल मेकर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। जल्दी करो बच्चों, 1 घंटा बचा है, बहुत काम करना अभी। आज गलत नहीं होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे गलत नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल। बी, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, आज बहुत काम है, आज बहुत चीजें पढ़नी है। इन योर व्यूज टीचिंग इज क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है, एक आर्ट, एक स्किल है, या दोनों है? चलिए जल्दी से चलिए जल्दी बताइए बच्चों, टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है, आर्ट है, या स्किल है? कमेंट ना रुकने चाहिए। बिल्कुल, दोनों है ना? बहुत बढ़िया। अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इफेक्ट टीचिंग शुड हैव, वह अंततः महत्वपूर्ण कौशल जिसकी किसी अध्यापक से उपेक्षा रहती है, कौन सा है? सिस्टमेटिक लेसन प्लान, यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, इवैल्यूएशन लर्निंग आउटकम, या फिर जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट? चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इफेक्ट टीचिंग शुड हैव, एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों, हमारे 5th क्वेश्चन का।
चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट बच्चों, बिल्कुल सही। यानी कि बच्चों का सब्जेक्ट के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। ठीक है, एक सेकंड गाइस। चलिए, इनको 10 क्वेश्चन इनको जल्दी निपटाते हैं फिर। माइक्रो टीचिंग इज क्या है? माइक्रो टीचिंग ग्रुप टीचिंग, एक्चुअल टीचिंग, क्लास टीचिंग या इमेजिनरी टीचिंग? जल्दी बताइए बच्चों, माइक्रो टीचिंग क्या है? जल्दी से लिखो। सिक्स्थ का आंसर बताइए। कहाँ रह गए? किसी का आंसर ही नहीं आया अभी तक। हाँ चलिए, ठीक है, क्या है? ग्रुप एक्चुअल टीचिंग है, याद रखिएगा, इमेजिनरी नहीं है, एक्चुअल टीचिंग है। ठीक है, पहले ही कहा था ना मैंने कि माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग, रियल टीचिंग प्रैक्टिसेस। चलिए, ड्यूरिंग टीचिंग टीचर ट्रेनिंग व्हाट इज द डेवलपमेंट इन स्टूडेंट? तो क्या डेवलप करते हैं? स्किल्स, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, नॉलेज। जी हाँ, सबसे इजी आसान स्किल्स डेवलप की जाती है। ए, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, क्योंकि आज मुझे आपसे थोड़े और हटके क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, हु डेवलप द इंस्ट्रक्शन इंट्रैक्शंस, एनालाइज कैटेगरी category system in education for increasing the teaching effectiveness? Lenders, Rayon, ठीक है, एडम एंड सेमन, या फिर आपका रिचर्ड और वी? जल्दी से बताओ बच्चों। हु डेवलप द इंटरेक्शंस, एनालाइज कैटेगरी सिस्टम? जी हाँ, फलेंदर। ठीक है, चो अगला, विच इंस्टीट्यूट फर्स्ट स्टडी द प्रोसेस ऑफ टीचर एज अ स्किल? ठीक है, तो पहले किस इंस्टीट्यूट्स में शिक्षा प्रक्रिया की कौशल के रूप में किस संस्था में सर्वप्रथम अध्ययन किया था? जी हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है मेरे हिसाब से। हाँ, हाउ मेनी स्किल्स वर कंसीडर्ड बाय एनसीईआरटी इन 1979 while going through the study about teaching student and curriculum? जी हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से कितनी स्किल्स होनी चाहिए? 14, 7 या 21 या 10? जी हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से कितनी स्किल होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे 14 एलन के हिसाब से। चलिए, एक नया टॉपिक, लर्निंग स्टाइल, है ना, कि कैसे बच्चा चीजों को लर्न करता है। ठीक है, पता होना चाहिए ना, हर बच्चे का सीखने, समझने, सोचने, सुनने का अपना एक अलग तरीका होता है बच्चों। ठीक है, और हर बच्चे की कैपेबिलिटी एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है बच्चों, तो हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसीलिए अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले होते हैं विजुअल, ऑडिटोरियल, रीडिंग, और लास्ट में होते हैं आपके काइनेस्टिक, जिनको हम स्लो लर्नर, ठीक है, या डिसेबल लर्नर भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, धनंजय सर लिखने से कुछ नहीं होगा, आगे और भी तो लिखो, तभी तो मैं आपकी बात जानूंगा बच्चे। ठीक है, देखिए विजुअल वह व्यक्ति जो देखकर सुनते हैं। ठीक है, यानी कि देखकर, सॉरी, देखकर सीखते हैं। ठीक है, कुछ आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनको आप कितना भी लेक्चर दे दो, उनको चीजें समझ नहीं आती है ना, जब तक वो रियल एक्सपीरियंस ना देख लें, ये है ना, आंखों से ना देखे उन चीजों को। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो देखकर सीखते हैं। ऑडिटोरियल बच्चों को कहा जाता है, जो बच्चे सिर्फ सुनकर चीजों को सीख जाते हैं ना, इनको सबसे हाई आईक्यू वाले बच्चे बोला जाता है, क्योंकि इतने शार्प होते हैं, ये बस सुनकर ही चीजों को सीख जाते हैं। ठीक है, और रीडिंग एंड राइटिंग, जो पढ़कर और लिखकर सीखने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, और काइनेस्टिक लर्नर होते हैं स्लो लर्नर, जो पढ़कर लिखकर और एक्सपीरियंस बेस्ड, टैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है, और ऐसी चीजों से वो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, विजुअल लर्नर्स के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। विजुअल लर्नर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी आई। ठीक है, तेरप से बच्चे थोड़ा और मेरे को इशू होता है, सो दैट्स वाई मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता, मैं कभी भी, मैं होम रेमेडियल पे चलता हूँ। चाहे मेरे को कोई चीज 2 दिन में ठीक होनी हो, वो 5 दिन लग जाए, बट मैं होम रेमेडियल पे ही चलता हूँ। कोई नहीं। ठीक है, तो विजुअल लर्नर्स learns through eyes. Visual display of information are specially useful. ठीक है, टूल टू यूटिलाइज, तो इन बच्चों के लिए कौन कौन से टूल हम यूजलाइज मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है डायग्राम। ठीक है, जो बच्चे देखकर सीखते हैं, मेरी क्लास में ऐसे बहुत बच्चे हैं, और पहले भी आप लोगों के समय पर भी ऐसा होता होगा, कि कुछ बच्चे कहते होंगे सर एक बार ड्रॉ करके दिखा दो, है ना, तो वो इसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप इनको डायग्राम बना के दिखा सकते हो, चार्ट से सिखा सकते हो, पिक्चर से सिखा सकते हो। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके ऑडिटोरी लर्नर्स। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, ऑडिटोरी लर्नर, ये सुनकर ही सीखते हैं। ठीक है, लेक्चर एंड डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, देखिए इन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं ग्रुप डिस्कशन। माय नेम इज मोहित बच्चे, ठीक है, मोहित शेरावत। ठीक है, सो ग्रुप डिस्कशन आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ लर्नर्स। ठीक है, व्याख्यान और वार्तालाप ऐसे बच्चों के लिए काफी अच्छा होता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे, मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, अ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो वो लोग क्या करते हैं, वो अभी मजिस्ट्रेट की तैयारी करते हैं, यानी कि जज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से दो तो लग भी गए हैं, उनका एक अच्छा ग्रुप था 7-8 बंदों का। तो उसमें से वो अपनी स्टडी के टाइम पे जैसे ही उनके एग्जाम आते थे ना, वो लोग कम से कम 2 से 3 घंटा आपस में चर्चा करते थे डेली, कि आज क्या पढ़ा, आज क्या तूने क्या पढ़ा, आज तूने क्या पढ़ा। ठीक है, वो करे बिना वो लोग सोते ही नहीं थे। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा, "भाई यार तुम ऐसा क्यों करते हो यार"? वो बोला कि अगर हम ऐसा ना करें ना, तो जो पढ़ा है ना वो पूरे दिन वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, वो कहता था कि जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से
दिमाग में सेट हो जाती। ठीक है, तो यही बात। और जो मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है, आप समझ सकते हो वो कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोग डिस्कशन करना काफी अच्छा पसंद करते हैं। और मैं आप लोगों को भी ये राय दूंगा, अगर आपके और आपके आसपास आपके फ्रेंड्स कोई सीटेट कर रहे हो ना, तो आप डेली उनके साथ बैठो, डिस्कस करो, यार आज तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। वो चीजें आपको हकीकत में रट जाएंगी। ठीक है, टूल ऑफ यूटिलाइज, तो ऐसे बच्चों के लिए आप कैसे टूल यूटिलाइज करा सकते हो। ठीक है, क्लास में इनको खड़ा करवा के इनसे टेक्स्ट को रीड आउट करवा लो। ठीक है, पे अटेंशन टू द टोन ऑफ स्पीकर, ऐसे बच्चे जो स्पीकर बोल रहा हो उसको अटेंशन दे। ठीक है, डिस्कस कॉन्सेप्ट विद अदर, ये जो मैं बात अभी आपको बता रहा था। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट लर्नर थ्रू लिसनिंग। ठीक है, होशियार विद्यार्थी ही सुनने से सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीड एंड राइट लर्निंग, पढ़कर लिखकर सीखना। रीड एंड राइटिंग लर्निंग थ्रू जस्ट दैट रीडिंग एंड राइटिंग। टूल टू यूटिलाइज, उपयोगी उपकरण क्या होंगे इसमें। आप अपने नोट्स लिख सकते हो, बना सकते हो, और उन नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे दोस्त नहीं रहे बना लो। ठीक है, यही बना लो आपस में। ठीक, होने जरूरी है वैसे। अगर आप दोस्तों के साथ नहीं डिस्कस कर रहे तो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत एक अच्छा तरीका है। उससे ये रहेगा वो भी आपकी चीज़ों को जान सकेगा। ठीक है, तो आप लोगों के रिलेशंस भी अच्छे होंगे। ठीक, these learners are not taker up perform strongly when they can reference written test। ठीक है, तो पढ़कर और लिख कर वाले बच्चे। लास्ट आते हैं आपके पास काइनेटिक लर्नर्स। ठीक, इनको स्लो लर्नर भी बोला जाता है, और इनके लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। टीचर सबसे ज्यादा टीचिंग एड का इस्तेमाल इन्हीं बच्चों के लिए करता है। टीचिंग एड्स आर वेरी यूजफुल फॉर दीज चिल्ड्रन। ठीक है, तो यूज ऑफ सेंस। ठीक, मैंने बताया ना स्लो लर्नर्स होते हैं सेंस, भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, ये लोग जब अपने सेंसेस को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, मल्टी सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, अ, जो सिर्फ सुनकर सीखने वाले थे वो एक सेंस ही इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, और जो देखकर सीखने वाले थे वो भी एक सेंस को इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी सेंसेस का। ठीक है, साइट, टच, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग। ठीक है, तो इस कैटेगरी में ज्यादातर बच्चे आपको मेंटल रिटार्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, पोलियो वाले बच्चे भी बहुत मिल जाएंगे इसमें आपको। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यार बच्चों, आप अपना दुखड़ा मत गाओ। पता है कुछ बच्चों एक कमेंट आ रहा है कि सर बहुत लोग गिराने में लगे हुए हैं। तो बच्चे इस चीज को छोड़ो, कोई किसी को नहीं गिराता। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, सो इनको स्लो लर्नर्स भी कहा जाता है। स्लो लर्नर्स आर कम इन काइनेटिक। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको, कितना टाइम कितना हो गया फिर, टाइम बताइए। आधा घंटा है, चलिए आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराता हूं आपको, बढ़िया वाले। मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए बच्चों, पहला सवाल,
Which of the following is the most accurate description of scientific theories? जी हाँ, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत का सबसे सटीक वर्णन है? क्या है? गुड साइंटिफिक थ्योरी बिकम साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक थ्योरीज हैव अ हायर स्टेटस देन साइंटिफिक लॉज, या फिर साइंटिफिक थ्योरीज आर इन्फर्ड एक्सप्लेन of observable phenomena, scientific theory become law only when enough supporting evidence is available. चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दे दो आज बच्चे। आप पढ़ते जाइए, आपको पढ़ने को मिल रही है पेडागोजी जितने मैं बता दूंगा जब समाप्त समाप्त करनी होगी। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अरे डी सी डी, जल्दी प्यारे बच्चों। ठीक है, सी होगा, डी होगा। चलिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा था आपको गुड साइंटिफिक थ्योरी बिकम साइंटिफिक लॉज। ठीक है, एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत वैज्ञानिक कानून बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, साइंटिफिक थ्योरी हैव अ हाई स्टेटस देन साइंटिफिक लॉ। दूसरा है साइंटिफिक थ्योरीज आर इनफ्रारेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फिनोमिना, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत अवलोकन योग घटकों की अनुमानित व्याख्यान है। या फिर बच्चों साइंटिफिक थ्योरी बिकम लॉ ओनली व्हेन इनफ सपोर्टिंग एविडेंस इज अवेलेबल। ठीक है, सो द आंसर वाज सी। जी हाँ, डी इसलिए नहीं होगा, इनफ सपोर्टिंग एविडेंस नहीं बच्चे, पूरी पुख्ता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक्सपर experimentation in science should start from which of the following level? एक्सपेरिमेंट कब से शुरू हो जाते हैं साइंस के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कब से शुरू हो जाते हैं साइंस के अंदर? और कल मैं आपको साइंस कॉन्सेप्ट नेचर पढ़ाऊंगा और उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तो रेडी रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड।
चलिए जल्दी बताइए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी से, अपर प्राइमरी से, सेकेंडरी से, या सीनियर सेकेंडरी से? जी हाँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा जवाब था, और कुछ बच्चों ने सही दिया है। बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस से ही एक्सपीरियंसेस चल जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये वो वाले एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स नहीं है जो बिल्कुल हार्ड एक्सपेरिमेंट हो। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में भी तो टीचर बच्चों से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कराता है। भाई ब्लॉक्स को ऐसे एक बिल्डिंग क्रिएट कैसे करेंगे, वो भी क्या है, एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों का प्राइमरी से ही चल जाता है। ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल कैटेगरी टू कंसीडर फॉर अडेप्टेशन अ न्यू टीचिंग अप्रोच? ठीक है, जल्दी करेंगे बच्चों थोड़ा। द पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और एडुकेटर एडवोकेट द अप्रोच। ठीक है, या द पोटेंशियल ऑफ द अप्रोच ऑफ अर्थ ऑथेंटिकली प्रेजेंट द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस, या फिर पोटेंशियल ऑफ अप्रोच in existing student about science and it is possibility, या फिर excitant existent to which of the approach is supported by science education research? चलिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी बताओ बच्चों। सवाल फिर से, नए शिक्षण दृष्टिकोण को अपनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक वांछनीय मानदंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, डिजायरेबल कैटेगरी टू कंसीडर फॉर एडेप्टेशन अ न्यू टीचिंग अप्रोच? पहला, द पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेटर अडॉप्ट द अप्रोच। ऐसी अप्रोच जो पॉपुलर हो, ठीक है, उसको आप अपनाएंगे, लोकप्रिय और प्रभावी हो। पहला ही आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ठीक, पॉपुलर ऑलरेडी है वो। चलिए अगला, जल्दी जल्दी करिएगा। What can be best possible way to make the science classroom more inclusive? जी हाँ, आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रीवियस ईयर, आई थिंक 2021 क्वेश्चन है ये, सीटेट का। ठीक है, एंगेज स्टूडेंट इन प्रोजेक्ट वर्क, कंडक्ट मोर एक्सपेरिमेंट इन क्लासरूम, आस्क मोर क्वेश्चन टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव इन क्लास, या फिर प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। चलिए जल्दी चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, रिकॉर्डेड नहीं है पेरू। ठीक है, निशा, सुमन, बिल्कुल, अंशु, बिल्कुल बहुत सही। यानी कि प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना,
इंक्लूसिव एजुकेशन में आप हर वैरायटी को पढ़ाओगे बच्चों को। ठीक, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वेशन? अवलोकन क्या होता है इनमें से? कौन सा ऑब्जर्वेशन है? पहला, जेनेटिकल हेरिडिटी इज इनकोडेड इन न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, ठीक है। या फिर द स्काई अपेयर्स ब्लू टू यूज ब्लू लाइट स्कैटर्स मोर देन द कलर्स। या फिर particles in liquid are more randomly because they are bombarded by the other moving particle in the fluid। या फिर a current carries wire create a magnetical field around it। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का, इनमें से ऑब्जर्वेशन कौन सी है? ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन। मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूं, आपने चुंबक वाला एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो वहां पर आप उसकी मैग्नेटिकल फील्ड को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वही तो, अ करंट कैरी वायर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, a science teacher asked class 7 students to conduct a survey in their neighborhood and collect information on type of फैब्रिक यूज, ठीक है। तो एक साइंस के टीचर ने कहा अपने बच्चों को कि आप अपने नेबरहुड में, पड़ोस में जाओ और वहां देखो कि किस तरीके की क्लोथिंग बच्चे लोग पहनते हैं। ही देन आस्क इन टू स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, प्राइस्ड, ड्यूरेबिलिटी एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द फाइबर यूज्ड। तो ये क्या होगा? ऑब्जर्वेशन स्किल्स होंगी, क्लासिफिकेशन एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, या फिर वैल्यू सिस्टम, या फिर जेंडर सेंसिटिविटी। इतने ऑप्शन हैं, जल्दी से सही सवाल का जवाब दे दो। हाँ बच्चे, अलका जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। हाँ बच्चे, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है, तो फैब्रिक की है बच्चे। ये देखिए फैब्रिक, इसमें टाइपिंग में क्या दिक्कत है? फैब्रिक, क्लॉथ्स के अंदर क्या होता है? फैब्रिक ही तो होता है। चलिए जल्दी बताओ, अब आप लोग ढील कर रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ बच्चे, सबके कमेंट्स विजुअल है, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 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 सबके सही जवाब हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्किल है ये, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा फैब्रिक है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन करोगे, अलग अलग फैब्रिक्स को आपने क्लासिफाई कर दिया। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वहां यूज्ड होगी, और कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ए बी सी डी ये बिल्कुल ठीक है। एक बार ई और एफ को भी देख लेते। जेन सेंसिटिविटी से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू सिस्टम से, मूल्य प्रणाली से भी इसका कोई आ, हिसाब नहीं है।
ठीक है, सो ए बी सी डी, बी वॉज द राइट आंसर, इसको लगा देना। ठीक है, चलिए अगला। Which of the following illustration effective participation of community in teaching science? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में समुदाय की प्रभावी भागीदारी को दर्शाता है? देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखे होंगे। ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको ये शो करेगा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन टीचिंग साइंस। ठीक है, पहला, आस्किंग पेरेंट्स टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, या फिर आस्किंग कम्युनिटी मेंबर्स टू हेल्प इन डेवलपिंग प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी इन स्कूल्स, asking parents to assist students in their work, या asking community members to come a resource person to share their experience। जल्दी बताओ, एक्सपर्टीज, सॉरी, जल्दी से। जल्दी बच्चों। हम्म, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि आस्किंग कम्युनिटी मेंबर्स टू कम एंड रिसोर्स पर्सन टू शेयर देयर एक्सपर्टीज। ठीक है, वो किसी में भी एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी काम हो, वो अपने एक्सपर्टीज को वहां पर आके साझा हमसे कर सकता है। डी वॉज द राइट आंसर। अगला, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल इन aquatic vegetation is a topic to be taught in the class। जी हाँ, which of the following is the best suited for teaching this topic? ठीक है, जलनीय वनस्पति में जैविक खरपतवार नियंत्रण कक्षा में पढ़ाए जाने वाला एक विषय है। ठीक है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त हो, आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो? रोल प्ले, फील्ड विजिट, ग्रुप डिस्कशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय एनाक्लोपीडिया। चलिए जल्दी बताइए बच्चे, मैं जल्दी बता देता हूँ, फिर बाकी बच्चों के आंसर सही टाइम पे नहीं आते, तो मैं वही सोचता हूँ एक बार सबके आंसर आ जाएं तो फिर तब बताऊं। सबसे आसान है ये तो। देखिए, बिल्कुल फील्ड विजिट कराओगे आप उनको, क्षेत्र दौरा। ठीक है, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल इन एक्वेटिक वेजिटेशन, तो वहीं खेतों में ले जाओ इनको, है ना। चलिए कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन टू बी कंसीडर फॉर डिजाइनिंग एन एक्टिविटी फॉर क्लास साइंस क्लासरूम? वैज्ञानिक कक्षा के किस गतिविधि को डिजाइन करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण मानदंड होगा? पहला है, द एक्टिविटी शुड प्रोवाइड फन एंड enjoyment to student, या the activity should help student break away from learning
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, या फिर द एक्टिविटी शुड प्रोवाइड सम अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड वन एक्सपीरियंस, या फिर द एक्टिविटी शुड लेट द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। चलिए जल्दी से बताओ, बता देंगे बच्चे? बिल्कुल, सुंभल बच्चे, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन दो क्वेश्चंस यहाँ पर, दो ऑप्शंस में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आप क्लासरूम एक्टिविटी को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। ठीक है, साइंस को कंसीडर रखते हुए। ठीक, तो यहां पर दो ऑप्शंस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और जहां पर आ, ज्यादा टाइम देने से ऑप्शन डी लगने लगता है। अच्छा, आंसर ही वही है बच्चे। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कहता हूं अभी प्रैक्टिस टाइम है, तो थोड़ा सवाल को एकदम जल्दी से मत किया करो। देखिए पहला ऑप्शन था कि द एक्टिविटी शुड प्रोवाइड सम अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस, या फिर द एक्टिविटी शुड लेट द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगर एक कोई भी एक्टिविटी आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर बनाओगे बच्चों को, ठीक है, तो ना तो वो जल्दी से बोर होंगे, ठीक है, और उनकी लर्निंग भी अच्छी से होगी। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको एक्टिविटी डिजाइन करनी चाहिए। यार हमारे साइंस में मेन मुद्दा क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना। बिल्कुल, इट इज साइंस, यस। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग approach to science teaching is most suitable to replace student incorrect ideas about the nature। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, पहले बता रहा हूं क्योंकि पिछला क्वेश्चन इतना इजी था और आप लोगों ने धड़ाक से सी 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 जवाब देना शुरू कर दिया था। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू साइंस टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल टू रिप्लेस incorrect ideas about the nature world with more significant explanations। पहला इंटीग्रेटेड अप्रोच, कॉन्सेप्शनल चेंज अप्रोच, डिस्कवरी अप्रोच, या फिर प्रोजेक्ट मेथड अप्रोच। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी प्यारे बच्चों। ओके, खुशनुदी बताइए बच्चे, क्या डाउट है आपको? ये तो आप लोगों को सबने सही कर। हम्म, यहां भी बिल्कुल बी वॉज द करेक्ट आंसर, यानी कि, और मैंने ज्यादा इन्फोसाइज भी किया था पढ़ते वक्त, क्योंकि मेरे को जैसे ही मैंने ऑप्शन पढ़ा मैं कहा, ये आ गया आंसर तो। ठीक है, सो बी वॉज द राइट। और वो क्यों है, देखिए वो पूछ रहा था सवाल को पहले ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच
to science teaching is most suitable to replace replace करना है आपको स्टूडेंट इनकरेक्ट आइडियाज अबाउट द, ठीक है, वो चाहे नेचर वर्ल्ड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको बच्चे के जो इनकरेक्ट आइडियाज उनको रिप्लेस करना है, ठीक है। सो आप कॉन्सेप्शनल चेंज अप्रोच रखेंगे फिर, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे, ठीक है, ना ही आप डिस्कवरी अप्रोच कुछ खोज थोड़ी रहे हैं, ठीक है। और डिस्कवरी अप्रोच आपका ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ाया था, तो उन्हीं में ये है ना। हम प्रोजेक्ट मेथड देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्शनल कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, ठीक है, नए तरीके से समझा देंगे, ठीक है। अरे बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरी आदत हो गई है, पता है, पहले अब ये लगा लो कि मैं हर एक क्लास में ना कम से कम 500 1000 बच्चा लाइव बैठा रहता है, ज्यादा भी बैठ जाता है कई बार तो मेरी ये रहती है कि मैं ऑलमोस्ट एक बार सही बच्चे का नाम जरूर लूं, ठीक है, तो नाम ले लेके आ गया सबका। कोई नहीं बच्चे, आप रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट हेल्पफुल फॉर असाइनिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ आइडिया ऑफ साइंस लर्नर। विज्ञान सीखने वालों की विचार प्रक्रियाओं का विचार या आकलन। देखिए, आज ये जो मैंने क्वेश्चन कराए ना, इसमें से अगर आप लोगों ने 65 to 70% मार्क्स अगर इसमें से गेन किए ना, तो समझ लेना आप लोगों का सबका सीटेट क्लियर है, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो विज्ञान सीखने वाले की विचार प्रक्रियाओं या विचारों का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कम सहायक होगा। सो क्या होगा, लीस्ट हेल्पफुल, ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में, ये लीस्ट और मोस्ट और बैड, ये एग्जामिनर इसमें घुमा देता है कई बार बच्चों को, ठीक है। सो आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ चार्ट पोस्टर फॉर एग्जीबिशन डिस्प्ले, ठीक है, सुनील बताओ, ठीक है। posing question to student in one on one conversation, या फिर interviewing student intensively, या फिर asking student to depict their through process through concept map diagram and sketches। कौन सा लीस्ट होगा, लीस्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा फिर से दोबारा। लीस्ट बच्चों, लीस्ट नहीं आया अभी तक बच्चों, आपको बहुत बच्चों ने सही लिखा है, 20% बच्चों का सही आंसर है बस। देखिए, जब भी आपको बच्चों को, आप टीचर हो साइंस के, आपको बच्चों को सिखाना है ना, आपको नए नए आइडियाज के बारे में बच्चों को बताना है, तो आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर, ठीक है, एक देखिए पोजिंग द क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ये बहुत यूजफुल होता है बच्चों के लिए, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्टूडेंट, बिल्कुल ये भी टीचिंग प्रोसेस के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, साइंस लर्निंग के लिए भी काफी अच्छा होगा, तो कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें से। आस्किंग स्टूडेंट टू डेपिसेट देयर थ्रू प्रोसेस द कॉन्सेप्ट मैप डायग्राम, छात्रों को अवधारणा मानचित्र आरेखा रेखा चित्र के माध्यम से अपने विचार प्रक्रियाओं को चित्रित करने के लिए कहें। आप उनसे कहें कि आप अपने आइडियाज को शो करो ताकि आप उनको करेक्ट कर सकें, ठीक है। या छात्रों को प्रदर्शनी के लिए एक चार्ट पोस्टर तैयार करने के लिए कहना, ठीक है। सो ए वॉज द राइट आंसर, ये सबसे लीस्ट यूजफुल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत होगा, ये सबसे लीस्ट हेल्पफुल होगा, ठीक है। सेकंड बच्चों,
ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited for testing a hypothesis in science? जी हाँ, विज्ञान में किसी परिकल्पना की प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग? ठीक है, हाइपोथेसिस कब क्रिएट होते हैं? हाइपोथेसिस परिकल्पना कब लोग बनाते हैं? ठीक है, विज्ञान में किसी परिकल्पना की प्रशिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? क्या उपयुक्त होगा जल्दी से? बहुत बढ़िया बच्चे, साक्षी, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, पहले बता रहा हूं। अगर आपने अभी तक एक गलत किया है तो बस। चलिए सवाल का जवाब दे दो बच्चों। परिकल्पना, यार इतना सिंपल क्वेश्चन, साइंस के बच्चे हो आप और आप लोग इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो, तो आपने प्रीवियस ईयर्स या पहले पढ़ाई में कुछ गलतियां की हैं, कोई नहीं, उनको सुधार देंगे। देखिए बच्चों, हाइपोथेसिस कब क्रिएट किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। अरे यार ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, हाइपोथेसिस। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक, चलिए, और दो और ऑप्शंस तो उसके आसपास भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A student says that substance such as flour and salt are liquid. ठीक है, because they take the shape of container in which they are put. What would be your response to the student claim? एक छात्र का कहना है कि आटा और नमक जैसे तरल पदार्थ होते हैं क्योंकि उनको हम जिस बर्तन में डालते हैं वो वैसी शेप ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो बच्चों आगे, क्योंकि वह जिस बर्तन में उनको डाला जाता है वो उसका आकार ले लेते हैं, तो छात्रों के इस दावे को आप कैसी प्रतिक्रिया दोगे? पहला, आप कहोगे a material that is liquid has no fixed shape, it takes shape of container, it is a pure into, so that salt and flour are liquid, they are solid because even truth, a whole mass of tiny grain of flour or salt does not have a definite shape. Each individual grain does. Flour and salt are not liquid because they do not have exhibit the weighting property, but they are fluid because they are flow. ठीक है, या definition of solid is incomplete as it does not accommodation substance such as flour and salt. चलिए जल्दी से बताइए क्या उत्तर हो सकता है इसका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, वे ठोस हैं क्योंकि भले ही आटा या नमक के छोटे कण कितने ही छोटे कर दे जाए, ठीक है, कि पूरे द्रव्यमान एक निश्चित आकार नहीं हो सकते, है ना। प्रत्येक व्यक्तिगत अनाज का एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। हर एक आटे के कण अलग आकार का होता है, ठीक है। रविंदर जी बताइए। चलिए, थैंक यू बच्चे। कोई नहीं, मैथ के स्टूडेंट है, साइंस भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था।
अगला, which of the following strategy can provide the most meaningful clarification on the concept of shattering light? ठीक है, निम्न में से कौन सा रणनीति प्रकाश के सॉरी गाइस परिकर्णी की अवधारणा पर सबसे सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान करती है? चार्ट शोइंग अ शैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो शोइज शैटरिंग ऑफ लाइट, ऑब्जर्विंग शैटरिंग ऑफ लाइट ऑन द कॉर्डल सॉल्यूशन बाय लर्नर्स, या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दे दो बच्चों, 14th क्वेश्चन का, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर एक और कराता हूं अगर जल्दी से जवाब दे दोगे तो। जल्दी बताओ बच्चों 14th क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं, चलिए कोई नहीं, बच्चे दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। बिल्कुल, देखिए पहला ऑप्शन था एक छोटी सी बात बता देता हूं अगर आपको नहीं पता, वैसे आप सबको पता ही होगा, ठीक है। शैटरिंग ऑफ लाइट होता है जब प्रकाश को आप कहीं डालते हैं तो वो फैल जाता है, ठीक है। पहला है शोइंग चार्ट शोइंग अ शैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा एनिमेटेड वीडियो शोइंग शैटरिंग ऑफ लाइट, ऑब्जर्विंग शैटरिंग ऑफ लाइट ऑन द क्लॉडियस सॉल्यूशन बाय लर्नर, या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ, बी वॉज द राइट आंसर। ये एनिमिनेटेड वर्ड जहां आ जाएगा ना बच्चों, ठीक है, आपने देखा होगा, चाहे वो आपका फिजिक्स का कोई भी एक्सपीरियंस, सॉरी, एक्सपेरिमेंट हो, बायोलॉजी का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, ज्यादातर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ठीक है, एनिमेटेड वीडियोस आजकल बहुत काम कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो एक अच्छे तरीके से आपको पूरा शो कर सकती है शैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम, ठीक है। तो ये जो हमारे एनसीएफ की अप्रोच है, एनसीएफ 2005 की अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं है ना? इनमें से देखिएगा कि बच्चा किसमें अपनी सोच को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट डिस्कशन वेरियस वे ऑफ सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टीचर इग्नोरिंग स्टूडेंट erroneous response, teacher listening to students' conservations during a field trip, student planning for a investigation। तो बताओ कहां पर बच्चों की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं बनेगी बच्चों, जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंड आई होप आप सारे के सारे जल्दी से इसका जवाब दे दोगे। जो पहली, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, जो पहला बच्चा जवाब देगा उसका नाम लेता हूं अब की बार। चलिए जल्दी बताइए बच्चों, नहीं पता? ओके, सो देखिए 11 बज गए हैं, क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो इसलिए आपके कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो
बी वॉज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन था स्टूडेंट डिस्कस, डिस्कस करेंगे, वेरियस वेज ढूंढ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर इग्नोरिंग स्टूडेंट एररनेस रिस्पॉन्स। ठीक है, शिक्षक छात्रों की गलती प्रक्रिया को अनदेखा कर रहा है। ठीक है, यही ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंस्ट्रक्ट अप्रोच की साइंस क्लासरूम में। ठीक है, क्लासरूम की बात हो रही है, वहां पर टीचर स्टूडेंट सारे सभी उस चीज के अंदर आएंगे। ठीक है, आप कहोगे कि ये तो सर टीचर इग्नोर कर रहा है। ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसी बातें कहेंगे, बट क्लासरूम की बात कर रहा है वो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है अगर वो उनके एरर्स को ठीक करता हो, ठीक है, बताता, हाँ वो फिर और कुछ नया सोचते। ठीक है, सो गाइस बी वाज द राइट आंसर। चलिए कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी क्लास लगी होगी। ठीक, इसी तरीके से रोज क्लासेस करेंगे, और फिर मैं अभी कम से कम आई थिंक 6 तारीख तक ऐसे ही कंटिन्यूस रहेगी क्लासेस। ठीक है, फिर मैं आपकी क्लासेस लूँगा 12 तारीख को। ठीक है, 12 से लेके कंटिन्यूसली आपको 15-16 तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 12 के बाद तो शायद 2-2 3-3 घंटे पर क्लास ले दूंगा मैं आपकी। तो वो जो एक पीक टाइम में आपको एक्सक्लेरेशन मिलेगा ना, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लासेस मैंने थोड़ा आपके एग्जाम के पास इसीलिए रखी है। ठीक है, तब तक बीच में आप अपने बाकी और चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, पेडागोजी मेरे पे छोड़ दी। ठीक है, पेडा में आपके 20 के 20 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी।